नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और सबसे पहले निवेदन, हमारा व्हाट्सएप चैनल जिसका लिंक इस वीडियो के ठीक नीचे दिया हुआ है, आप उसको फॉलो करें। उस पर आपको न केवल जो हमारे दोनों यूट्यूब चैनल हैं, उनके वीडियो उपलब्ध होते हैं, उनके लिंक उपलब्ध होते हैं, बल्कि एक्स यानी ट्विटर पर भी मेरे जो कमेंट आते हैं या अलग-अलग समाचार पत्रों में जो आर्टिकल प्रकाशित होते हैं, उनके लिंक आपको मिलेंगे। इसी तरह इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी जो गतिविधियां हैं, उनके भी लिंक आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। यानी यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या समाचार पत्रों में जो भी लेख आदि आते हैं, उन सब के लिंक एक जगह व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे। तो उसका लिंक नीचे दिया गया है, वहां से आप उस पर जा सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। कल से अभी तक करीब 100 और लोगों ने उस पर फॉलो किया है। ये गति बढ़ रही है, तो आपसे निवेदन है कि आप भी वहां जा कर के इसको फॉलो कर लें। कई दूसरे चैनलों के ऑलरेडी व्हाट्सएप चैनल हैं, लेकिन हमारी तरफ से थोड़ी देरी हुई, लेकिन अब हमने वो शुरू किया है, तो आप वहाँ जा कर के दूसरा निवेदन ये है कि आपको अगर वीडियो अच्छे लगते हैं, कंटेंट अच्छे लगते हैं, तो लाइक का बटन दबा दिया करें। वीडियो को शेयर किया करें, इससे हमारी रीच बढ़ती है। और चैनल अगर आप देखते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो भी कर लें। अब आते हैं मूल विषय पर। मूल विषय आज का ये है कि राम मंदिर दान पेटिका में जो कैश आ रहा था श्रद्धालुओं की तरफ से, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं जो चढ़ावा आ रहा था, उसमें जिस तरह की चोरी हुई है या जिस तरीके से उसमें एक तरीके की डाकागिरी की गई है, उसको लेकर के एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है। गृह सचिव को कल वो सौंप दी गई है और अब जरा जानकारियां मिलनी शुरू हो गई हैं कि एसआईटी ने अपनी करीब 19-20 पेज की इस रिपोर्ट में कहा क्या है। 3 बड़े चेहरे अब शक के घेरे में है, जांच के घेरे में है, उनसे पूछताछ हो चुकी है। पूछताछ तो करीब 150 लोगों से हुई है, लेकिन चंपत राय, गोपाल राव और डॉक्टर अनिल मिश्रा, इन 3 चेहरों समेत 17 के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश हुई है। इनके खिलाफ एफआईआर होना तय भी माना जा रहा है। इसके अलावा जो 14 और लोग हैं, उन पर भी एफआईआर दर्ज होगी, इस बात की संभावना बढ़ गई है। एसआईटी ने एक काम और किया है, उसने जो ट्रस्ट है उसका पुनर्गठन करने की सिफारिश की है। नंबर 3, किसी सीनियर आईएएस ऑफिसर को, प्रशासनिक अधिकारी को यहां का सीईओ नियुक्त करने के लिए कहा है। देखिए, मंदिर का निर्माण हो गया और कोटि-कोटि हिंदू कितने वर्षों से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, वर्षों से नहीं, दशकों से प्रतीक्षा कर रहे थे। इसके लिए लंबा संघर्ष हुआ है, बहुत कुर्बानियां दी गई हैं। सैकड़ों हजारों लोगों ने अपना सर्वस्व न्योछावर किया है। कई पीढ़ियां एक तरीके से खप गई हैं और जब इसका निर्माण हुआ
तो वो भी कितने अल्प समय में हुआ है, क्योंकि जो निर्माण सामग्री आनी थी, जो वास्तुकार आने थे, उनकी जो व्यवस्थाएं होनी थी और जो एक टाइमिंग दे दी गई थी, जो चंदा दिया लोगों ने, वो तो करीब 4500 करोड़ के आसपास तब तक ही जमा हो चुका था जब मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ, और 2400 करोड़ से कुछ ज्यादा इसके निर्माण कार्य में काम आया। बाकी का जो 2100 करोड़ के आसपास है, वो 3 अलग-अलग बैंक शाखाओं में जमा किया गया और एफडी में जमा किया गया, तो वो रकम भी बढ़ रही है। लेकिन जो कैश चढ़ावा आ रहा था, जो सोने चांदी के आभूषण आ रहे थे, उनमें भी चांदी की 60 शिलाएं ईंट के रूप में थी। वो नहीं मिल रही हैं, देख एक दीपक नहीं मिल रहा है, कुछ दूसरी सामग्री है, उसकी भी तलाश की जा रही है। कुछ बरामदगियां हुई हैं और जानकारी तो यहाँ तक मिली है कि करीब अब तक 200 करोड़ की जानकारी मिल चुकी है कि इतना या इससे कुछ ज्यादा जो कैश आया था वो हड़पा गया है। उसमें जिसको हम कहते हैं अमानत में खयानत की गई है। तो 3-4 बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही थी ये एसआईटी, और हालांकि अभी तक किसी अदालत या किसी जांच एजेंसी ने अंतिम रूप से ये नहीं कहा है कि चोरी या गबन सिद्ध हो गया है। एसआईटी की जो ये रिपोर्ट जमा की गई है गृह सचिव के पास, ये भी अभी प्रारंभिक रिपोर्ट बताई जा रही है, अंतिम रिपोर्ट अभी आनी है। आरोपों, दस्तावेजों और पूछताछ के आधार पर यह जांच रिपोर्ट तैयार की गई है, और अब असली काम करना है योगी सरकार को। एफआईआर, गिरफ्तारी, विभागीय कार्रवाई, और जाहिर है जो अंतिम फैसला लेना है वो योगी सरकार को लेना है, तो सबकी निगाहें अब उन पर टिक गई है। 4-5 चीजें हैं जिन पर अब निगाह टिकी है। करीब 200 करोड़ के आसपास तक की अनियमितता के आरोप हैं। दान पात्रों में जो नकदी गणना होती थी और जो बैंकों में जमा करने की प्रक्रिया थी, उसमें कहाँ खामी थी, ये जरा देखना है। सोने चांदी और दूसरी चढ़ावे के रिकॉर्ड प्रमाणिक तौर पर क्यों नहीं किए गए, इसकी जांच पड़ताल होनी है। जो ट्रस्ट में नियुक्तियां की गई हैं और जो वहां की प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसको कौन देख रहा था, कैसे लोग भर्ती किए गए, क्यों किए गए। एक टिन्नू यादव जिस तरीके से, और चंपत राय का ड्राइवर भी जिस तरीके से धड़धड़ाते हुए मंदिर में हर जगह पहुंच जाता था, उसकी भी जांच होनी है। और अल्टीमेटली ये देखना है कि साहब जांच होने के बाद एफआईआर किस किस के खिलाफ दर्ज करने के आदेश होते हैं। जिन मैंने 3-4 लोगों के नाम लिए हैं, खास तौर से चंपत राय, चंपत राय का नाम क्यों आया है और उन पर सबसे ज्यादा सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तो चंपत राय राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं। दूसरे, मंदिर प्रशासन और ट्रस्ट संचालन में सबसे प्रभावशाली पदों में से एक पर विराजमान है। दूसरे, दान प्रबंधन की समग्र जवाबदेही किस स्तर पर थी, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि
चंपत राय का वहां सर्वाधिक प्रभाव माना जाता है। नकदी, सोना चांदी और दूसरे चढ़ावे के रिकॉर्ड ठीक तरीके से क्यों नहीं रखे गए हैं, इसकी जवाबदेही भी चंपत राय पर आ रही है। और जो प्रशासनिक निर्णय और नियंत्रण प्रणाली में अगर कोई खामी और कमी है, तो उसकी जिम्मेदारी भी चंपत राय पर ही आ रही है। और उनका नाम मुख्य रूप से जिसको कहते हैं कमांड रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो अगर किसी ना किसी रूप में वो चुप्पी साध करके बैठे थे या उनकी भागीदारी थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, या उनकी सहमति थी, तो सबसे बड़ा दोषी अगर कोई होगा तो वो चंपत राय होगा। दूसरा नाम डॉक्टर अनिल मिश्रा का आ रहा है। उनकी जिम्मेदारी क्या थी? खास तौर से चढ़ावे की नकदी गिनना, उसकी पूरी प्रक्रिया उनके मातहत थी, ऐसा बताया जा रहा है। तो गिनती और प्रबंधन से जुड़े कर्मचारियों की नियुक्ति क्या डॉक्टर अनिल मिश्रा के जरिए की गई है या चंपत राय के जरिए की गई है? दूसरे, निगरानी व्यवस्था क्या थी? चलिए, कैश आ रहा है, उसकी गिनती हो रही है, वो बैंकों में जमा हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसका निगरानी तंत्र क्या था? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है और इस सब के बारे में एसआईटी ने इनसे पूछताछ की है। गोपाल राव का नाम क्यों आया? गोपाल राव मंदिर परिसर में जो प्रशासनिक संचालन है उससे जुड़े हुए हैं। दान पात्रों की सुरक्षा का काम इनका है, चढ़ावे के भंडारण का काम इनका है, परिसर का प्रशासनिक नियंत्रण भी इन्हीं के हाथ में बताया गया है। तो सवाल ये है कि इन तीन के अलावा इस काम में जो लोग जुड़े हुए थे, उन सब का भी अब नाम इसमें आ रहा है। इनमें रामशंकर यादव उर्फ टीनू यादव, सोमेश आनंद, लवकुश, अनुकल्प मिश्रा, रवि मिश्रा, राजेश पाठक, करुणेश, केडी तिवारी, रत्नेश चतुर्वेदी, सुभाष श्रीवास्तव, सुभाष यादव, मनीष यादव, दिनेश कुमार और शिवम, इन सब के नाम अब मीडिया में आने शुरू हो चुके हैं। एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है, सरकार अभी खामोश है, लेकिन इसके कुछ अंश आ रहे हैं बाहर। उनका स्रोत क्या है अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कुछ चीजें निकल करके सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। करीब करीब 150 लोगों से पूछताछ की डिटेल भी सामने आ रही है। पिछले 5 साल के चढ़ावे की ऑडिट क्यों नहीं कराई गई? ऑडिट कराई गई है तो वो सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? एसआईटी ने कहा है 5 साल के चढ़ावे की ऑडिट जरूर कराई जाए और ये नियम के अनुसार होनी चाहिए। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सबसे अहम बात ये है कि अब महत्वपूर्ण जानकारियां पीएमओ भी तलब कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले की सेंसिटिविटी को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो इस मामले में अब अगले कुछ दिनों में शिकंजा भी कसेगा, हम एक्शन होते हुए भी देखेंगे, एफआईआर भी होगी और बहुत संभव है बहुत जल्दी गिरफ्तारियां भी हों। और ना भूलें, अभी ये एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट है
अंतिम रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। और अंत में एक से एक बार फिर निवेदन, हमारा व्हाट्सएप चैनल जिसका लिंक नीचे है इस वीडियो के, उस पर जाएँ और उसको फॉलो करना ना भूलें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।